जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का हमारे पॉडकास्ट चैनल में स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट महेश और आज हमारे साथ जो फाउंडर है बी परफेक्ट ग्रुप के हैं, उनका नाम सनी चाबुकस्वर जी है। तो आज तक उन्होंने उनकी जर्नी कैसे स्टार्ट की, उनके जो राइटर है उन्होंने अब तक कितने बुक्स लिखी और इन बुक्स का कई लोगों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ा है अब तक, वो हम इनसे जानेंगे। तो हेलो सर, कैसे हो आप? हाय। और पहले मेरे तरफ से भी सबको जय श्री राम। पहले तो बुक्स की बात चली है तो मैंने बी परफेक्ट ग्रुप 2012 से स्टार्ट किया था। उसके बाद 2016 में मतलब मैं अलग अलग कॉलेजेस में जाके सेमिनार्स लेता था। सेमिनार लेने के बाद स्टूडेंट मेरे पास आते थे और मुझे बोलते थे सर इस टॉपिक के कोई तो नोट्स चाहिए। मतलब कि मेरा सेमिनार जो था वो लड़कों को और स्टूडेंट को बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद वो बोलते थे सर कोई नोट्स हो तो अच्छा होगा हमारे लिए। फिर बाद में उस हिसाब से एक दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया कि अगर इतना अच्छा सेमिनार लेते हो, स्टूडेंट नोट्स मांगते हैं, तो डायरेक्टली बुक क्यों नहीं लिखता। तो आई हैव नो आइडिया कि बुक्स कैसे लिखते हैं। मतलब ये इतना इजी नहीं था कि जैसे नोट्स लिखते हैं वैसे ही बुक लिखा जाता है। तो मैंने सजेशंस लिए, थोड़ा सा रिसर्च किया कि मेथड क्या होती है, प्रोसीजर क्या होते हैं, इसमें कुछ रिसर्च करना पड़ता है क्या। तो उस बारे में मुझे बहुत कुछ चीज़ें पता चली। उसके बाद मैंने 2016 में बुक लिखने को स्टार्ट किया। मेरा बर्थडे होता है एक्चुअली अक्टूबर में। उस टाइम पे गांधी जयंती भी होती है। तो उसी दिन सोचा हमने कि उसी दिन पे लॉन्च करते हैं। तो वहाँ पे मेरा पहला बुक लॉन्च हुआ। उसके बाद हमारा बुक सेल नहीं हो रहा था। मतलब कि जोश में आके मैंने होश खो के वो बुक प्रिंट कर डाले। 1000 बुक मैंने प्रिंट कौन से किया। टॉपिक पे था वो? वही पर्सनल डेवलपमेंट। अभी ओके ओके। ये हमारे 6th उसकी जो है एडिशन है, जो आपके हाथ में आपने जो अभी देखा है। यस यस, बी परफेक्ट। हाँ, 2016 में जब हमने बुक प्रिंट किया तो उसके बाद प्रॉब्लम ये हो गई कि बुक प्रिंट तो किया, उसकी जानकारी सब थी, लेकिन उसके बाद वो सेल कैसे करना है ये हमको पता नहीं था। तो मेरे हिसाब से मैंने फ्री में ही बुक बांटे। 100-200 बुक गए होंगे। उसके बाद वैसे बुक पड़े रहे कोविड होने तक। कोविड के बाद मैंने जैसे बताया, जो दानिश सर मेरे को फाउंडर भी है अभी, तो उन्होंने आइडिया दी कि सर वीडियो बनाते हैं। वीडियो में टॉपिक पता नहीं था तो बुक के ऊपर एज अ टाइम पास हमने एक वीडियो बनाया था। और टाइम पास वीडियो का अभी रिजल्ट है, अभी तक हमारे 20,000 बुक्स सेल आउट हो चुके हैं। मतलब हाईएस्ट रिकॉर्ड है। मराठी में बुक है और 20,000 हमारे बुक्स सेल हो चुके हैं। तो ये एक बेसिक हिस्ट्री है हमारी बुक्स की। यस। ओके, तो मोस्टली कैसे, मतलब आपके जो बुक्स होते हैं वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अलावा और कौन सी चीज़ों पे आपने राइटिंग किया हाँ, है? एक्चुअली मेन मोटो तो मेरा पर्सनल डेवलपमेंट का था। लेकिन उसके बाद क्या हो गया कि लोगों की रिप्लाई आने लगे, फीडबैक आने लगे कि सर बहुत मोटिवेशन मिल रहा है, बहुत अच्छा बुक है, हम इंस्पायर हो चुके हैं। ये वर्ड्स उनकी तरफ से आने लगे, फीडबैक आने लगे। तो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी आने लगे मुझे कि सर स्टेज डेयरिंग बनाना है, पब्लिक आपकी तरह बात करने स्टेज पे जाके डर लगता है। ये सब चीज़ें होने के बाद मैंने सोचा चलो इसके ऊपर एक अलग से बुक बनाते हैं। क्योंकि मैं सेमिनार हर एक कॉलेज में जाके लेता हूँ। मेरे साथ 33 कॉलेजेस टाइप है। हर साल मैं वहाँ पे जाके ट्रेनिंग्स देता हूँ। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो एक अलग सा एक बुक लिखते हैं। तो हमने स्टेज डेयरिंग के ऊपर स्पीक परफेक्ट करके एक दूसरा बुक लिख दिया। तो वो बुक को भी बहुत रिस्पॉन्स आ गया। उसके भी अभी 6 महीने हुए हैं। उसके भी 5,000 के ऊपर हमारे काउंट अभी सेल हो चुका है। उसके बाद तीसरा भी एक बुक है मेरा, हाउ टू क्रैक इंटरव्यू, वो भी बहुत ज़ोरों शोरों से सेल हो रहा है। और अभी मैंने बोला ना, अभी हमारा डिस्कशन हो रहा था, मेरा एक 4th बुक आ रहा है। आई थिंक अगले महीने में हम लॉन्च करने वाले, द वॉइस ऑफ माई साइलेंस। तो ये, मतलब ये बुक किस रिगार्डिंग है? हाँ, ये बुक एक्चुअली बहुत सारे टॉपिक उसमें इंक्लूडेड है। मिक्सचर है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि मिक्स वेज, Yes, sir. वैसे वो मिक्स मोटिवेशन होगा सब उसमें। रिलेशनशिप प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, जॉब, बिजनेस, ऐसे बहुत सारे 35 टॉपिक्स के ऊपर मैंने वो बुक लिखा है। और वो पसंद आएगा। मतलब मोटिवेशन भर भर के उसमें, और रियलिटी बेस है जो हम जी रहे हैं। आप बुक रीड करोगे आपको लगेगा कि ये तो मेरा ही है। मैं बुक रीड करूँगा मुझे लगे मेरा ही। हर एक को लगेगा कि ये मेरे बारे में लिखा हुआ है। ऐसा वो बुक है, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। अभी तक ऐसा बुक आया नहीं, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। जैसे कि आप बता रहे हो कि बिजनेस के बारे में, यस यस। तो एक्चुअली आज के करियर के दिनों में ना, तो ज़्यादा दिक्कतें जो लड़कों को आ रही है वो टाइम मैनेजमेंट की यस हिसाब यस से, यस यस क्योंकि यस। दिन में दिनचर्या होती है 24 घंटे की। जॉब करके वो अगर बिजनेस भी खुद का बनाना चाहते हैं तो Yes, उतना yes. टाइम उनको मिलता नहीं। तो एक इंसान उतने टाइम में कितने कुछ चीज़ें करेगा, ये मतलब टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है। बराबर तो है। इसके हिसाब से अपन लोग टाइम मैनेज कैसे कर सके, मतलब? एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैं सेमिनार में भी बताता हूँ, मैंने बुक में भी लिखा हुआ है
कि 24 घंटे हर एक के पास होते। जैसे कि हम बात करते छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके पास भी 24 घंटे ही थे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, उनके पास भी उतने ही घंटे थे। गांधी जी ले लो, उनके पास भी उतने ही घंटे, और हमारे पास भी उतने ही। वो 24 घंटे चेंज नहीं हुए। डिपेंड करते हैं आप उस 24 घंटे का शेड्यूल कैसे बनाते हो। सुबह कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, दिन भर में क्या करते हो, और वेले कितने टाइम तक बैठते हो। जैसे कि इंस्टाग्राम पे अगर आप एक रील देखने जाओ तो 1 घंटा कैसे जाता है पता नहीं चलता, समझ में आता। और इस एडिक्शन को हम एक्सेप्ट नहीं करते। हमको क्या लगता है, चलो थोड़ा ही देख लिया है। वो थोड़ा मतलब 2-3 घंटे का होता है, तो मोबाइल पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जाता है। दूसरा टाइम जाता है सोचने के ऊपर, बस हम सोचते रहते हैं, एक्शन नहीं लेते। पहली बात तो ये है। तो पहले तो शेड्यूल करना पड़ेगा कि मुझे कब क्या काम करना है। अब क्या होता है, अगर मैं ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट बताने लगूंगा तो लोगों को मैं साधु लगूंगा। मतलब कि ये आ गया तत्वज्ञान देने, मराठी में हम कहते हैं तत्वज्ञान द्यायला आला। तो वैसी ये बात हो जाएगी। पहले तो आपके पास 24 घंटे है ना, आप पहले तो 2 घंटे निकालिए, 4 घंटे निकालिए, अपना पैशन ढूंढिए, अपना इंटरेस्ट ढूंढिए, उसके ऊपर वर्क कीजिए, रिसर्च कीजिए। उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, प्रेजेंट पता होना चाहिए, फ्यूचर पता होना चाहिए। जैसे बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए मुझे घूमना पड़ेगा, मार्केट देखना पड़ेगा। हम बोलते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं, टाइम सबके पास है। प्रॉब्लम ये है कि तो बाहर नहीं पड़ा टाइम पे, ये प्रॉब्लम है। ये सबसे Yes. बड़ी प्रॉब्लम। यस 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 तो आजकल क्या होता है कि जो कॉर्पोरेट जो ऑफिस में वर्क करते Yes, हैं, yes. तो उनका शेड्यूल कैसा रहता है कि सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक उनका काम रहता है। बराबर। तो ऐसे लोगों को क्या एडवाइस दे सकते हैं कि वो अपना टाइम मैनेज करके आगे अपने ड्रीम्स कंप्लीट कर पाए, अपना पैशन कर पाए, या फिर अपने बिजनेस की तरफ ध्यान दे, या फिर न्यू स्टार्टअप कर सके। तो कई बार क्या होता है कि जब दिन की जो दिनचर्या होती है लोगों की, सुबह उठते हैं 9 बजे ऑफिस जाते हैं, शाम को 6-7 बजे वापस आते हैं, तो पूरा थक के आते हैं। तो जब आते हैं तो उनसे वो क्वालिटी टाइम उनके करियर की तरफ जो एडिशनल वो करियर बनाना चाहते हैं, बराबर है। उनको उनका ध्यान देने की मतलब उतनी एनर्जी नहीं रहती उनको। तो ऐसे लोगों को आप उन लोग क्या सजेशन कर सकते हैं? अभी पहली बात तो कैसे है, जो कॉर्पोरेट में वर्क करते हैं, जो जॉब करते हैं, पहली बात तो जॉब क्यों कर रहे हैं ये पता होना चाहिए। मतलब कि मेरी मजबूरी है या पैसे की ज़रूरत है इसलिए मैं जॉब कर रहा हूँ, या मेरा ऑब्जेक्टिव है, मतलब कि मेरा गोल है कि मुझे जॉब ही करना है। अगर आपको जॉब करना है तो आप पैशन ज़्यादा फॉलो नहीं कर सकते हो, क्योंकि पैशन के लिए टाइम देना पड़ता है पहली बात तो। उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब कि मेरा डांस फॉर एग्जांपल मेरा स्किल है और उसमें ही मुझे करियर करना है, तो आप 9-10 घंटे जॉब करके फिर डांस करके फिर करते हैं कुछ लोग, लेकिन उनका रेशो बहुत कम है पहली बात। और जब आप जॉब करते हो, मैं पहली बात ये बताता हूँ कि कहीं पे पहुँचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। आप वो जॉब करके 10 घंटा जॉब करके फिर थक के फिर वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो पहली बात तो आप डिसाइड कर लो कि आपको जॉब ही पैशन है क्या। बहुत लोगों का जॉब भी पैशन है। अगर वो पैशन आपको आगे लेके जाना है तो वही करो, अगर नहीं तो वहाँ से निकलो। पहली बात तो पार्ट टाइम जॉब करो, कुछ करो, अगर पैसे की मजबूरी है तो। लेकिन अगर पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, घर वाले सपोर्ट कर ले, पहले वहाँ से निकलो और अपना पैशन फॉलो करो। स्टार्टअप देखो कोई, तो अच्छा सा बिजनेस करो अगर आपका वो माइंड सेट है तो। मैं पहली बात बताता हूँ, सबको बताता हूँ स्टूडेंट को, कि जो बड़ा वृक्ष होता है उसके नीचे दूसरा वृक्ष बड़ा नहीं हो सकता। मतलब जिसको वो बड़ा नहीं हो सकता, तो आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा, खुद को धूप में जाना पड़ेगा। तो ये बात मैं हमेशा बताता हूँ लोगों को, ऐसा है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि कई बार जो स्ट्रक्चर, मतलब जो जैसे हम कहते हैं कि बिजनेस, ये सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं उनकी जो एनर्जी लेवल है तो वो कम पड़ जाते हैं। मतलब बराबर मान के चलो कि कई बार क्या होता है कि जो स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट, कॉलेज करके आता है या फिर पार्ट टाइम करता है, कभी कभी फुल टाइम फ्री होते हुए भी लोग अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। बराबर है। तो ऐसे टाइम पे आप उन लोग क्या कह सकते हैं उनको कि अगर, क्योंकि ये कुछ अलग से एडिक्शन है, इसकी वजह से वो प्रॉपरली उन पे ध्यान नहीं दे पा रहे, या फिर उनको मतलब कई बार क्या होता है कि आज के स्टूडेंट को या फिर जो जो भी लोग हैं, गोल उनका रहता है लेकिन वो कर नहीं पाते। प्रॉब्लम एक्चुअली स्टूडेंट का भी नहीं है। मैं 50% जो सोसाइटी है जिसको हम समाज बोलते हैं उसको थोड़ा सा दोष दूंगा, और 50% स्टूडेंट को भी दूंगा। रीज़न उसके पीछे क्या है, जो एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ पे बनाई गई है उसमें पहली बात तो ये सिखाया नहीं जाता कि पैसा कैसा कमाए। पैसे जो होते हो मनी अर्निंग कैसे करनी है ये सिखाया नहीं जाता। दूसरी बात, जॉब पे जाने के बाद
काम कैसे करना है, वर्क मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि हमारा पहला टॉपिक था टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये कॉलेज में कुछ नहीं सिखाया जाता। कॉलेज में रेगुलर पोर्शन सिखाया जाता है जिससे मार्क आ जाए, लेकिन जो अगर आप मार्केट में जाते हो, किसी भी कंपनी में जाते हो, तो वहाँ पे कैसे डील करनी है। मतलब मैं 10 साल से यही सिखा रहा हूँ कि पर्सनल डेवलपमेंट में कि आपको बात कैसे करनी है, खड़ा कैसे रहना है, आपको बैठना कैसे, कम्युनिकेशन स्किल कैसा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमारे कॉलेज में सिखाई नहीं जाती। तो उसके वजह से जब हम जॉब का इंटरव्यू फेस करते हैं वहाँ पे फेल हो जाते हैं। मतलब स्टूडेंट को बहुत मार्क्स या भी 99% तक मार्क्स आते हैं, वो स्टूडेंट जाते कहाँ पे, वो डिप्रेशन में जाते हैं। मैं तो डायरेक्टली बोलता हूँ वो डिप्रेशन में जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक इमेजिन किया होता है कि मुझे मेरा कॉलेज खत्म होने के बाद मुझे ये जॉब मिलने ही वाला है। लेकिन रियलिटी बहुत अलग होती है। वहाँ पे जाने के बाद बहुत चैलेंजेस होते हैं। हमारा कम्युनिकेशन वीक होता है, इंटरव्यू स्किल हमारे पास नहीं होता, रिज्यूमे तक बनाने को नहीं आता हमको। तो ये सब प्रॉब्लम की वजह से इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं और वापस चले आते हैं। तो ये पहला प्रॉब्लम है। दूसरा, सोसाइटी मैंने क्यों बोला, उसके पीछे एक रीज़न है कि हमारा कॉलेज खत्म होने के बाद ओके 18 साल, 20 साल, 22-23 साल हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे शादी होने की उम्र भी वही है, पहली बात तो। और शादी होने के लिए करियर सेट होना चाहिए। स्ट्रगलर अगर कोई स्टूडेंट है या स्ट्रगलर कोई है तो उसके साथ कोई शादी नहीं करता, उसको सेटल होना चाहिए। उसको सेटल होने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, बंगला लेने के लिए, बैंक बैलेंस लेने के लिए उसको 10 साल तो लगेंगे। उसकी एज हो जाती है 34 या 35। उसके बाद उसके बाल चले जाते हैं, वो एजेड हो जाता है। तो वही लड़के बोलते हैं मुझे एजेड नहीं चाहिए, जो बोलते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है, सेटल भी चाहिए, एजेड भी नहीं चाहिए। इट इज़ हाईली इम्पॉसिबल, कैसे मिलेगा वहाँ पे। तो पहली बात तो अगर आपको सेटल चाहिए तो एजेड मिलेगा, और स्ट्रगलर चाहिए तो स्मार्ट बंदा मिलेगा, उसके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो ये सोसाइटी का प्रेशर है। मतलब उसी एज में प्यार हो जाता है, उसी एज में आपको सेटलमेंट भी करने है, उसी एज में कभी कभी शादी भी हो जाती है। मतलब ये डिप्रेशन, प्रॉब्लम, टेंशन, ये सब उसी एज में आता है, क्योंकि अचानक से हमला हो जाता है कॉलेज होने के बाद। क्योंकि जब तक आपका कॉलेज चालू है, बताने के लिए है कि कर रहा हो, कॉलेज चालू है, स्टडी चालू है, वो होने के बाद, घर बैठने के बाद आपके पास रीजन नहीं होता कि अभी हम क्या बताएं। तो सोसाइटी का प्रेशर आ जाता है, रिलेटिव का प्रेशर आ जाता है। तो उसी प्रेशर में थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं, एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं। कोई फिर जैसे बोलते हैं ना कि ज़्यादा डीप में जाए तो कोई शराब पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई मोबाइल का एडिक्शन, कोई पैर का एडिक्ट हो जाता है। पैर को मैं एडिक्शन जानबूझ के बोल रहा हूँ। एक एडिक्शन ये, और जो बोलते हैं ना पैर का नशा, वो नहीं उतरता, बाकी को उतरेंगे, पैर का नहीं उतरेगा। तो ये उस नशे में बर्बाद होने का मजा ही अलग मज़ा अलग होता है, और हर एक मज़ा लेना चाहता है उसका। यस यस। तो जैसे एडिक्शन के बारे में बताएं, जैसे मतलब आज के जो यूथ है एडिक्शन में फंसे हुए, सिगार, कोई सिगरेट या फिर वाइन या फिर कोई अलग अलग चीजों का नशा, तो उनको अगर मान के चलो बाहर पढ़ना होगा उन चीजों से, कई बार क्या होता है कि इंसान उस रास्ते पे जाना नहीं चाहता, लेकिन उसकी आदत जो एडिक्शन है वो उसको उसकी तरफ लेके जाते लेकिन डिपेंड करता है आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है। पहली बात तो बहुत सारे लोग करते हैं, नशा करते हैं, कोई एंजॉय के लिए करता है, कोई बर्बाद होने के लिए करता है। अगर वो लिमिट में हो तो उसको एडिक्शन नहीं बोल सकते, एंजॉयमेंट के लिए बहुत सारे लोग करते भी हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैं एडिक्शन की तरफ जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। क्योंकि ये चांसेस है ज़्यादा कि आप उसके बाद डिप्रेशन में भी जा सकते हो, आप पागल भी हो सकते हो। बहुत सारे लोग पागल भी हो गए उसमें। तो आपको वक्त रहते ही अपने कदम वापस लेने चाहिए। पहली बात नशा होना चाहिए, लेकिन किस बात का होना चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ कि नशा पैसों का होना चाहिए। बहुत करो पैसा का नशा, बहुत करो, आपकी लाइफ सेटल है, ऐसा। सही। हाँ। तो जो डिप्रेशन में है, जो एडिक्टेड है, उनको बाहर कैसे निकालें? पहली बात तो खुद निकल सकता है। जैसे मैंने बोला ना, इसमें जो आदमी जाता है ना, धीरे धीरे जाता है, डायरेक्टली कोई डिप्रेस नहीं होता। पहली बात तो क्योंकि इन सारी चीजों में अगर बाहर पढ़ना है इंसान को, तो उसको सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत होती है कि बराबर खुद से आती नहीं, और दूसरों ने दी हुई ज्यादा टिकती नहीं है। वही तो बात है ना। मैंने बोला ना कि 10 घाव अगर आपके ऊपर पड़ते हैं तो एक घाव ऐसा लगना चाहिए कि नहीं यार, ये मेरा ट्रैक नहीं है, मुझे चेंज करना पड़ेगा। ये खुद से आना चाहिए। मतलब कि मोटिवेशनल बुक है मेरा, फिर भी मैं बता रहा हूँ, मेरा बुक पढ़ने से आप डिप्रेशन से बाहर नहीं आओगे, लेकिन एक रूट मिलेगा कि हाँ, बाहर आने के बाद ये सब है हमारे पास, ये सब हो सकता है। तो वो किक बैठनी चाहिए कि जैसे बोला सेल्फ मोटिवेशन, मुझे खुद लगना चाहिए, खुद को लात मारनी चाहिए कि निकलो यहाँ से बाहर, दुनिया बहुत बड़ी है। पहले तो बात ठीक है। हम क्या होता है, डिप्रेशन वाला जो बंदा होता है ना, उसी रूम में रहता है, उसी सर्कल में रहता है, वही फ्रेंड में बात करता है, तो उसे लगता है वही मेरी दुनिया है। और उसी दुनिया को, जैसे कि मराठी में बोलते हैं ना, रेशीम कीड़ा,
Yes, yes, वो रेशम का पूरा धागा अपने यहाँ पे लपेट लेता है, खुद ही मर जाता है। वैसे डिप्रेशन उसको कुछ दिन बाद अच्छा लगने लगता है, उसको तकलीफ होती है लेकिन उसे लगता है कि यही ठीक है, वो यही ऐसे ही रहना, ऐसे ही बैठना, ऐसे ही सोना मेरे लिए अच्छा है, ऐसा लगता है, और डिप्रेशन में फिर बर्बादी हो जाता है। लेकिन अगर वहाँ से उसको लगा कि ये मेरी लाइफ नहीं है, मैं कुछ कर सकता हूँ लाइफ में, तो बाहर आ सकता है। और बहुत सारे है, मुझे ऐसे रिप्लाई आए, मैसेजेस आए, कॉलेज में बोलते, कॉल करके बोलते, सर सब कुछ छोड़ दिया था, आपका बुक रीड किया, आपकी वीडियोस देखी, और हम अब ऐसे सेटलमेंट, क्योंकि कोविड के बाद इसका जो चांसेस थे वो बहुत बढ़ गए थे, काउंट भी बढ़ गया था डिप्रेशन का। Yes, लेकिन yes. अभी ये सब रूटीन पे आ रहा है, और मेरा बुक्स भी उनके लिए बहुत सारे हेल्प कर रहे हैं अभी। क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था कि लोगों की अर्निंग पूरी तरह से बिजनेस कम गई थी। हमारी भी वाट लगी थी। एजुकेशन की सबसे तो पहले वाट लगी थी। मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि हाँ। जो बी परफेक्ट ग्रुप जो है आपका, हम्म। तो नेम के पीछे कुछ रीजन है या फिर इसकी स्टार्टिंग जैसे आपने बताया कि हाँ। ऐसे ऐसे करके हुई थी, हम्म। लेकिन आपको बुक ही राइट क्यों करना था? आप तो चाहो तो मतलब स्पीकिंग इंडस्ट्री में भी आपका आपका यस अच्छा यस खासा यस नाम यस है। यस यस। तो आजकल की कई लोग क्या बोलते हैं कि आजकल बुक ज्यादा वो लोग पढ़ते नहीं हैं, ये तो आपने बुक ही क्यों लिखना पसंद किया? बुक लिखने के बाद यही सारे कमेंट मुझे आए थे कि आजकल बुक कौन पढ़ता है, उसमें भी मराठी बुक कौन पढ़ता है अभी, मतलब कि मोबाइल के ज़माने में तो बुक बेचने चला है, ऐसा बहुत सारे कमेंट आ गए थे मुझे। लेकिन उसके बाद जब हमने स्टार्ट किया वो सेल करने के लिए ये, और जो रिप्लाई हमको आने लगे, Yes. बुक ही क्यों, मतलब कि उसके पीछे एक रीज़न था, क्योंकि अभी समझो कि मेरा नागपुर में सेमिनार है, Yes. 2 दिन बाद सेमिनार है, और मुझे उस स्टूडेंट को बहुत सारा नॉलेज देना है जो मेरे पास है। Okay. और जैसे कि टाइम का भी कोई मैनेज नहीं होता, इतना नहीं घूम सकता मैं, मतलब कि यहाँ पे सेमिनार, वहाँ पे सेमिनार, हर एक जगह पे जाना नहीं, मतलब कि जाना पॉसिबल होता नहीं। तो बुक्स जो है, अभी हमारा बुक सऊदी अरब में गया है, हमारा बुक न्यूजीलैंड में गया है, इंग्लैंड में गया है, Great. वहाँ वहाँ तक हमारे बुक गए हैं। मराठी बुक में बोल रहा हूँ, वहाँ पे भी Yes. मराठी ऑडियंस हमारे, मतलब वो कुरियर का जो खर्चा है ना, वो 2,500 से 3,000 है, और हमारा बुक 300 रुपये का है। अभी आप सोचो, और वो पे कर रही है कि सर बुक भेजो, हम कुरियर के चार्जेस देंगे। तो समझो कि ये अभी क्रेज़ कितनी बढ़ गई, कि मतलब फॉरेन में हमारे बुक जा रहे हैं। तो अभी ये नॉलेज देने के लिए मैं वहाँ पे जाने से बेहतर है मेरा बुक जा रहा है, मेरा नॉलेज वहाँ पे पहुँच रहा है। तो ये रीज़न था बुक लिखने का, कि मैं जहाँ पे नहीं पहुँच सकता वहाँ पे मेरे बुक्स पहुँच रहे, मेरा नॉलेज पहुँच रहा है। तो ये रीज़न था। अभी आप मुझे एक बात बताइए कि जैसे आपकी बी परफेक्ट बुक है जो कि पर्सनल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, यस यस। तो अब तक बहुत सारे रिव्यू हैं, लेकिन आपको कौन सा ऐसा रिव्यू अच्छा लगा जिसको मतलब आपको पढ़ के ऐसा लगा कि यार मेरी जो इंडस्ट्री, मतलब मैं जिस इंडस्ट्री में पढ़ा हूँ उसमें सक्सेसफुल हो गया? रिव्यू मतलब एक्चुअली कॉल आया था मुझे, एक कोल्हापुर के वहाँ पे एक गांव है, वहाँ पे मतलब ये कोविड के पहले, कोविड के बाद का फीडबैक है। उसके होटल्स थे, और कोविड में वो होटल बंद पड़ गए। बंद पड़ने के बाद वो जो बंदा था ना, वो लड़का ही था, थोड़ा डिप्रेशन में चला गया, मतलब कि अभी कुछ नहीं हो सकता, सुसाइड के थॉट्स आने लगे। वो 1-2 बार ट्रेन की पटरी पे भी गया था, ऐसे वो खुद बताते उसके घर वाले। और उसके घर वाले, और अकेला ही था, घर में अकेला ही था, मतलब जो लड़का अपन म्हणतो ना मराठी में एकुलता एक, वैसे वो था, अकेला ही लड़का था। तो वहाँ पे उसने मेरा वीडियो देखा, तो वीडियो से इंस्पायर हो गया, और हमने बुक भी उस वक्त लॉन्च किया था। तो उसने वो बुक मांगा, दूसरे लॉकडाउन का वो बुक मांगा, उसने पूरा पढ़ा, उसमें बिजनेस के बारे में बहुत कुछ है, सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में बहुत कुछ है, लाइफ डेवलपमेंट के बारे में बहुत कुछ है। तो उसने पढ़ा और फिर से स्टार्ट किया। उसका जो एक होटल था उसने फिर से स्टार्ट करके अभी 4 या 5 होटल हो गए उसके उसी एरिया में, अलग अलग एरिया में। तो घर वाले बहुत खुश हो गए। एक्चुअली उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि आपका बुक्स, आपके वीडियो देख के हमारे बेटे में ऐसा चेंज आया है। उसको कुछ भी बताए तो आपका नाम लेता है कि इसका मैंने देखा था, इनका मैंने देखा था, इनका मैंने पढ़ा था। तो एक्चुअली वो मेरे पास आने वाले थे, उन्होंने मुझे 50,000 रुपये ऑफर किए थे कि आप ये लो, हमारी तरफ से बख्शीश, या फिर पोशाक वगैरह ऐसा बोलते हैं ना, ये सब हमको देना चाहते हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने बोला नहीं, उसका अच्छा होगा, उतना ही बस है। मैंने उनको मना कर दिया कि मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मिलना है तो आ जाओ। वो आए भी थे, पूरी स्कॉर्पियो लेके आए थे, वो मिल के चले भी गए। अच्छा लगा, मतलब ये जब होता है ना तो बहुत बड़ा अवार्ड होता है हमारे लिए। तो ये ऐसे बहुत सारे फीडबैक है मेरे पास अभी तो मतलब इनडायरेक्टली जो आज आप वीडियो देख पा रहे हैं, जो कि आज अपने कंफर्ट जोन में है, डिप्रेशन में यस है, यस यस stress यस में यस है, यस। उनका टाइम वो खुद के लिए निकाल नहीं पा रहे, तो ये सारे बंदे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए कोई आपके पास स्ट्रेटेजी है जिससे कि
कई सारे लोगों की, जैसे आपने जो एग्जांपल दिया उनकी लाइफ चेंज हो चुकी है, वैसे कई सारे लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है कि वो अपने कंफर्ट जोन के बाहर आ सके और कुछ तो करियर पे ध्यान दे सके। 100%। मतलब मैंने बुक में भी वो पॉइंट लिखा है कि कंफर्ट जोन होता क्या है, उससे बाहर कैसे पड़े। पहले तो बात में, कंफर्ट जोन मतलब क्या होता है कि उसी चीज़ के बारे में बार बार सोचना, उसी जगह पे बैठना, वही काम रिपीटेड करना, इसको बोलते हैं हम कंफर्ट जोन, और वही अच्छा लगता लगता है हमको। तो डिप्रेशन की फर्स्ट स्टेज है कंफर्ट जोन। तो पहली तो बात मैं बोलता हूँ कि एक्शन लो जो मन में आ रहा है। और कंफर्ट जोन में कौन जाता है पता है? जिसका माइंड ज़्यादा क्रिएटिव होता है, आइडियाज बहुत आते हैं दिमाग में, और एक्शन नहीं लेता। प्रॉब्लम ये होता है, अगर आप उसके एक्शन लोगे ना तो आप 100% वहाँ से बाहर निकलोगे, कुछ तो अच्छा करके जाओगे, कुछ तो क्रिएटिव करके जाओगे। मतलब कि मुझे भी अभी जब हम इंस्टा पे सेमिनार डालने वाले थे या डाल रहे थे, छोटे छोटे रील्स बना रहे थे, तो वहाँ पे मेरे बस मन में आइडियाज चलते थे कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। लेकिन हम सोचते थे एक एक, दो दो, तीन तीन महीना, तब तक उसका जो एनर्जी लेवल होता है ना वो कम होता जाता है, या फिर वो आइडिया दिमाग से चली जाती है। अब हम क्या करते हैं, आइडिया आ गई दिमाग में, लिखा, चलो आज शूट करते हैं। मतलब आप आने से पहले 5 मिनट हमको कुछ आइडिया आया, हमने शूट कर दिया। मतलब वो कंफर्ट वो जोन में जाता नहीं फिर। मतलब किसी भी चीज़ को अगर आप ज़्यादा टाइम तक रखोगे, जैसे कि एक एग्जांपल बहुत फेमस है, अगर एरोप्लेन है वो उड़ने के लिए बना है, अगर आप एक ही जगह पे रखोगे उसको महीना 6 महीने, तो वो बर्बाद हो जाएगा, वो चलने के लायक नहीं रहेगा। वैसे ही कंफर्ट जोन का है, अगर आपको लगता है आप कुछ करने के लिए बने, उड़ने के लिए बने, तो वहाँ से निकलो, एक्शन लो, कुछ तो अच्छा करके जाओगे आप। तो यही मैं बता सकता हूँ अभी तो। Yes. और तकरीबन जैसे आप कह रहे हो कि जो आपके ज़्यादा तो सेमिनार जो चलते हैं हाँ। वो पर्सनल डेवलपमेंट में यस चलते यस हैं। यस। तो एक्चुअली मतलब पर्सनल डेवलपमेंट का जो कैटेगरी है, उसमें कुछ हाँ। कैटेगरीज वगैरह है मेंटली, या फिर जो अपना जो ड्रेसिंग स्टाइल होता Yes, है yes, या yes, yes. कम्युनिकेशन स्टाइल होता है या कुछ स्किल्स होती है, हाँ। मतलब इसके बारे में कुछ नहीं, ये बताइए। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। पर्सनल डेवलपमेंट एक्चुअली फिजिकली और मेंटली दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। ओके। अभी तक हमारे यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। अगर मैंने आपको भी पूछा कि आपने पर्सनल डेवलपमेंट किया है क्या, तो आप ना बोलोगे पता ही नहीं सर, या सिखाया नहीं जाता कॉलेज में। जी। अभी आपके चीन के कॉलेज देखोगे, जापान, रशिया, जितनी डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे आप देखोगे, तो ये स्टूडेंट को कंपलसरी होता है स्कूल से ही। मतलब जापान में एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि वहाँ पे कोई झाड़ने के लिए नहीं है, साफ सफाई के लिए कोई नहीं है, सही बच्चे है। खुद करते हैं सब। खुद करते हैं। इसको हम इथिकेट्स और मैनर्स डेवलपमेंट कहते हैं। मेरे जो पर्सनल डेवलपमेंट का एक टॉपिक है इथिकेट्स और Yes, मैनर। yes. जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि वड़ा पाव खाएंगे, चाय पियेंगे, तो पहले तो ना आता है। क्यों आता है? कुछ तो इथिकेट्स है, मैनर्स है, घर वालों ने दिए कुछ संस्कार है जिसे हम भूल नहीं सकते। Yes. डायरेक्टली हाँ बोल दिया तो ऑकवर्ड फील हो जाता है कि यार डायरेक्ट कैसे हाँ बोल दिया। तो ऐसे कुछ इथिकेट्स और मैनर्स पर्सनल डेवलपमेंट में मैटर करते हैं। जो बाहर की कंट्रीज है वो पहले से स्टूडेंट को देते हैं। हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि हमको कॉलेज होने तक, पोस्ट ग्रेजुएशन होने तक हमको पता नहीं होता कि ड्रेसिंग स्टाइल क्या होती है, ड्रेसिंग सेंस क्या होता है, ड्रेसिंग सेंस हम जिसको बोलते हैं, कलर चॉइस कैसी की जाती है, बैठना कैसा है, जैसे कि हैंड मूवमेंट बहुत मैटर Yes. करता है। सिंगर अपना हाथ देखो ऐसे ऐसे करता है, अगर हम कोई नेता देखेंगे तो हाथ ऐसा रखता है, बराबर में सही है, कहा। सही। जैसे कि फौजी सल्यूट करता है, इसके कुछ तो मीनिंग है। बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करते हैं, आप कॉन्फिडेंट हो या कॉन्फिडेंट नहीं है, आप में आप कंफ्यूज हो, सब कुछ। फेशियल एक्सप्रेशन हमारे चेहरे पे होते हैं, 69 टाइप्स के फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं हमारे चेहरे पे, वो हमको पता नहीं होता। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर सच बोल रहे हैं तो मेरे आंखों में आंखें डाल के देखो, आई टू आई कॉन्टैक्ट। समझ में आ रहा है कि आपके चेहरे को देख के पता चल रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो। मतलब ये हम रेगुलर लाइफ में ये बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन इसका एक पोर्शन होता है। इसकी मतलब जैसे बोलते हैं ना, कोर्सेस होते हैं। अगर आप Okay. पुणे में जाओगे बेसिक कोर्स करने के लिए तो 25,000 बेसिक की फीस है। उसमें क्या आराम से, सिखाते, आराम से। आप चलोगे कैसे, ड्रेस कैसे पहनोगे, आप स्पेक्स जैसे पहने ना, गॉगल्स, वो कौन से Yes. पहने, ये सब सिखाते हैं। 25,000 रुपीज़ फीस है। अगर मैंने किया है, खुद के किया है, तभी मैं बता रहा हूँ। और अगर आप एडवांस कोर्स करते हो जैसे कि सेलिब्रिटीज करते हैं, आप देखोगे कि आप शाहरुख खान की लड़की देखो, लड़का देखो, सैफ अली खान की लड़की लड़का देखो, तो उनमें अचानक से चेंजेस कहाँ से आते हैं? वो चेंजेस ऐसे ही नहीं आते, वो कोर्स करते हैं। पूरा 6 महीने का कोर्स होता है पर्सनल डेवलपमेंट का। हर एक सेलिब्रिटी, क्रिकेटर, जितने लोग हैं सब लोग करते हैं। उसका 6 महीने के कोर्स की फीस 2.5 लाख रुपए है। उसमें सब सिखाते हैं, कब कौन सा ड्रेस आपको पहनना पड़ेगा, कलर कौन सा होना चाहिए उसमें, जैसे कि आप सामने वाले लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, इंस्पायर कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है। मैं तो पहले फ्री में सिखाता हूँ। अभी
थोड़ा सा हो गया, कॉलेज खुद देता है हमको, तो अब हम भी लेते हैं पैसे एक्चुअली, लेकिन पहले मैं भी फ्री सीखा था, लेकिन फ्री की वैल्यू नहीं रही थी ज़्यादा, समझ सही में। बात है। तो अभी हम हर एक कॉलेज में दे रहे हैं। जैसे मैंने बोला 33 जो कॉलेजेस है, अभी तो टाइप है हमारे पास, पूरा महाराष्ट्र में जल्दी ही पहुँचेंगे हम, ऐसा है। ओके। तो ऐसे आपने जैसा बिल्कुल सही कहा कि जो फ्री का मिलता है उसको किसी की वैल्यू नहीं वैल्यू रहती। नहीं रहती, भले उसमें थोड़ा चार्ज कर लो, वो खुद ब खुद आ बहुत जाएंगे और खो सीखने देते के हैं। लिए तैयार हो जाएंगे। यस। जैसे आपने कहा कि वो जो आउटसाइड कंट्रीज में ऐसा वैसा चलता है, तो आपने मतलब ये वैसे भी मैंने कई बार देखा है कि जो डॉक्टर्स जो लोग होते हैं ज़्यादा तो मतलब बनने के लिए कंट्री छोड़ के बाहर जाना पसंद करते हैं। मतलब शिक्षा तो अपने इंडिया में भी मिलती है, एजुकेशन भी अच्छा खासा अपने इंडिया में, लेकिन जाते क्यों है वहाँ पे, यूक्रेन साइड, रशिया साइड? पहली बात तो अभी मैं एक्चुअली मैं अकाउंट का बहुत अच्छा स्टूडेंट भी हूँ और टीचर भी हूँ, पहली बात तो मैं टैक्सेस भी सिखाता हूँ लोगों को। ओके। अभी प्रॉब्लम क्या है, अगर आप रशिया में जाओगे सीखने के लिए और इंडिया में सीखोगे, अगर डॉक्टर होने जाओगे या कोई भी आप फार्मेसी की डिग्री लेने जाओगे, तो हमारे यहाँ पे फीस और फीस के पीछे जो डोनेशन छुपा होता है, फीस अगर होगी 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए आपको 20 लाख, 25 लाख रुपए से ऐसे डोनेशन डिपेंड कॉलेज की रेपुटेशन क्या है, उसके ऊपर आपको उतना डोनेशन देना पड़ता है। और हम इंडिया वाले क्या सोचते हैं, उससे ऐसे में रशिया भेजो, उसमें उसी खर्चे में उसका पूरा डिग्री होके वो वापस आता है। टैक्सेस अलग से है, डोनेशन अलग से, फीस अलग से, ड्रेसिंग चार्जेस अलग से, ऐसे बहुत सारे चार्जेस हमारे इंडिया में लगाए जाते हैं। तो उसी वजह से बहुत सारे मतलब जो मुझे सुनाई दिया, जो मैंने देखा है कि क्यों बाहर जाते हैं, ये बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे यहाँ के एजुकेशन पे जो चार्जेस लिए जाते हैं और डोनेशन लिए जाते हैं वो बहुत हाईएस्ट है। मतलब उतने खर्चे में वो फॉरेन में सीख के फिर वापस आ जाते हैं। अरे तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि यहाँ के स्टूडेंट बाहर जाते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि एक टैग लग जाता है कि फॉरेन रिटर्न है, बाहर का डॉक्टर है, बाहर सीखा है। वो देखो हर एक डॉक्टर की जो प्लेट होती है ना, उसके आगे लिखा होता है उसने कहाँ से किया। मुंबई यूनिवर्सिटी लिखा जाता है, दिल्ली लिखा जाता है, तमिलनाडु। वैसे ही अगर वो बाहर से आ गया तो रशिया लिखा जाएगा, अमेरिका लिखा जाएगा, एक ब्रांड बन जाता है, एक जैसे हम गुडविल बोलते हैं, गुडविल बन जाता है। तो वो भी एक रीज़न है उसके पीछे। सही बात है, क्योंकि जैसे डोनेशन की बात की आपने, मतलब हमने भी कई बार हाँ, देखा है बहुत डोनेशन कि बहुत। क्या होता है कि जो क्वालिटी का बंदा है ना, जिसकी क्या बोलते हैं, मराठी में बोलते हैं कुवत, या फिर एक लेवल जो रहती यस है, यस यस। तो उसकी होते हुए भी डोनेशन की वजह से वो अपना बहुत। एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाता। आज तक अपन लोगों ने बहुत सारे देखे हैं आपने, जैसे कि 10वीं 12वीं कक्षा में टॉप होते हुए भी आज वो उनके हिसाब से बहुत बड़े होने चाहिए, या फिर जॉब में या फिर उनके करियर में, लेकिन बराबर। आज वो कुछ मीडियम लेवल पे कुछ जॉब या फिर सारी चीजें करके मेंटेन करके बहुत चलते हैं। एग्जाम्पल है सर, बहुत एग्जाम्पल है। सही बात है। और दूसरी देखा जाए तो आज के जमाने में या फिर आज की जो एजुकेशन की जो लाइन चलते हैं सारे लोगों की, तो ऐसे कौन से स्किल में वो महारत हासिल कर पाए जिससे कि उनको आने वाले वक्त में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिले और अच्छा खासा वो कमा के बैठ सकते हैं, नाम सब कुछ कर सकते हैं। बराबर। पहले तो इसके बारे में गवर्नमेंट ने भी सोचा था, 2016-17 में एक उनकी स्कीम आई थी एनएसडीसी करके, नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके। एनएसडीसी मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम रन करना चालू किए थे कॉलेज में। मतलब अगर आपको कोई स्किल है, जैसे मैंने बोला डांसिंग है, आपकी कोई आर्ट है, ये सब के लिए डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट खुद पैसा दे रहा था, खुद ट्रेनिंग दे रहा था। लेकिन अब वो किस किस कॉलेज में उसका नाम भी पता नहीं। रीज़न उसके पीछे क्या है कि अभी देखो हमारा रेगुलर एजुकेशन चल रहा है, अगर मैं बीकॉम कर रहा हूँ, बीए कर रहा हूँ, तो स्किल डेवलपमेंट के तरफ स्टूडेंट का फोकस ही नहीं। उनको क्या लगता है ये छोड़ के मैं ये क्यों करूँ, मुझे कंसंट्रेशन मेरे स्टडी में करना है। तो वो क्या करते थे, मतलब कॉमर्स अगर कुछ एडिशनल देने की कोशिश किया गवर्नमेंट ने तो वो नहीं लेते थे, बोल रहे थे कि मन ड्राइव आउट हो जाएगा, मेरा मन यहाँ पे ड्राइव आउट हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली वो बहुत अच्छी कंसेप्ट थी। उसके ऊपर मतलब वो करने के बाद आपका स्किल डेवलपमेंट हो जाता। जैसे कि अब वीडियो हम शूट कर रहे हैं, तो उसके भी उन्होंने कोर्सेज दिए थे कि वीडियो शूट कैसे ओके। करना है। मतलब अरे स्किल वाह। डेवलपमेंट में हमारा पर्सनल डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट एक प्रोग्राम हम खुद लेते थे। इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम गवर्नमेंट के थे, लेकिन कॉलेज की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिला, स्टूडेंट ने वो अटेंड नहीं किया। अलग अलग प्रोग्राम वो बंद हो गया। अभी कई कई जगह पे चालू है, मतलब बहुत जगह पे वो बंद हो चुका। लोगों को क्या होता है, जब तक ग्रेजुएशन होता नहीं, ग्रेजुएशन करते तब तक लगता है कि यही सब है, इसी में जॉब लगेगा। लेकिन कॉलेज होने के बाद पता चलता है कि जो हमने सीखा काम में वो है ही नहीं। काम में क्या चलता है, टैली चलता है, वो टैली भी सिखाते थे, टैली का कोर्स मतलब वहाँ पे टाइपिंग चलता है। ये जो स्किल्स है वो हमारे एजुकेशन में नहीं है।
सिखाया नहीं जाता कहीं भी पे। तो वो उसकी तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि आप कॉलेज भी करो, क्योंकि आगे जाके शादी भी करना है। अगर लड़की क्या सीखे लड़का क्या सीखा है तो बताना पड़ता है कि लड़का ग्रेजुएट हो गया, हाँ पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, तो वैसे ही लड़की प्रोफेशनल डिग्री। तो लड़की भी वैसे आएगी, आपको समझ में आ गया। लेकिन अभी क्या होता है, अभी लोग है ना एजुकेशन से पहले ये देखते हैं कमाता कितना है, पहली बात कितना कमाता है। फिर कॉलेज ड्रॉप आउट हो, कोई बाहर गाड़ी दिख रही है, बंगला दिख रहा है, कोई डिग्री भी नहीं पूछता इसका एजुकेशन क्या हुआ है, समझ में आ गया। तो ये दो चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि डिग्री लो ठीक है, लेकिन उसके बाद कमाना भी सीखो। और वो कमाना किसी भी कॉलेज में ज़्यादातर नहीं सिखाया जाता, तो वो सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से ये लगता है अभी तो। तो ऐसा है कि डिग्री की जरूरत सिर्फ एजुकेशन वालों को मैं तो है, बोलता हूँ जो शादू कि- शादू के लिए। हाँ जॉब करने के लिए। और जो बिजनेसमैन हैं, उनको Yes, yes. उनका उनके कार्य, उनकी कमाई और उनका स्टेटस यस 100%। तो एक्चुअली मतलब ऐसे लोग, अभी क्या होता है कि यूजुअली देखा जाए तो जो 10वीं 12वीं तक के जो कक्षा के लोग हैं तो उनका टारगेट ही कंप्लीट नहीं, मतलब वो उनका प्री प्लान ही नहीं रहता, मतलब कि आगे फ्यूचर में करना क्या है। तो कई बार कुछ लोग बोलते थे, फैमिली मेंबर्स बोलते थे कि यार ग्रेजुएशन कर लो आगे बढ़ो, फिर वो ग्रेजुएशन तक का वो पल्ला पार कर लेते, फिर बाद में सोचते बैठते कि आगे करना क्या है। आगे कोई करना है। किसी ने क्या बताया, किसी ने क्या बताया, वो उसमें 1-2 साल निकाल लेते, आ जाते हैं 25-26 एज। तो फिर वो उस टाइम पे डिप्रेशन में चला जाता है, Yes, स्ट्रेस yes, में yes. चला जाता है कि यार करना क्या है, इतना टाइम अपन लोगों ने कहाँ गंवाया। बराबर है। तो इसके बाद में 27-28 तक क्या होता है कि समझ में आ जाती है सारी चीजें कि यार भाई अपने को इस कंफर्ट जोन से बाहर बाहर निकलना निकलना है, है। कुछ तो करके दिखाना है। बराबर है। लेकिन क्या होता है उस टाइम पे कि मराठी में कहावत है कि करते पण वळत नाही। वळत नाही। तो मतलब समझता है लेकिन एक्शन नहीं हो जाता, एक्शन नहीं ले पाते। तो बराबर। ऐसे टाइम पे ऐसे बंदों को क्या करना चाहिए, लेकिन समझता है अपनों को यार कि भाई सुबह उठ के जाने का है, अपने को वर्कआउट करने का है, जिम जाना है, बराबर या है। फिर अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अपन लोग तैयारी करते हैं तो अपने को सुबह जाके लाइब्रेरी में जाना है, एग्जाम की तैयारी करनी है, स्टडी करनी है, लेकिन वो बंदा सुबह उठता नहीं है। बराबर है। पहली बात तो इसके बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइफ इज़ अ कंफ्यूजिंग गेम, वी आर कंफ्यूज प्लेयर। ओके। पहले मतलब होता क्या है, कंफ्यूजन क्यों होते हैं उसके पीछे रीज़न बताता हूँ मैं। अगर मुझे डॉक्टर हो बनना है तो मुझे डॉक्टर से सजेशन लेना पड़ेगा उसकी प्रोसीजर क्या है, सही है। समझ में। अगर मुझे मैकेनिकल इंजीनियर बनना है तो मैकेनिकल इंजीनियर के पास जाना पड़ेगा। अगर मुझे सीए बनना है तो मुझे सीए के पास जाना पड़ेगा। लेकिन जब हमारी 10th होती है 12th होती है तो इनके पास हम नहीं जाते। हमें कौन बताता है, हमारा मामा, हमारे अंकल, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमको आके सजेशंस देते हैं। या हमारा कोई बड़ा भाई हो गया, वो हमको सजेशन देते हैं और हमको कंफ्यूज करते हैं। कोई बोलेगा आर्ट कर, कोई बोलेगा कॉमर्स कर, कोई बोलेगा इंजीनियरिंग कर। तो ये करते करते बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि 11-12 में अलग फील्ड होते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन में अलग होते हैं, उसके बाद एमबीए कर लेते हैं, उसके बाद कंप्यूटर कोर्स करते हैं और उसके बाद सोचते हैं अब करना क्या है। सही बात है। मतलब लाइफ इज़ अ कन्फ्यूजिंग गेम। जैसे कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस कन्फ्यूजन की वजह से करियर ही सेट नहीं होता। हमारा 20-22 साल या 25 ईयर एज हो जाता है, तभी भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं अब करना क्या है। तो वो एक रीज़न है, मतलब कि हमें सजेशन उसी लोगों से लेना चाहिए जो उस फील्ड में मास्टर हो, तो उससे हमारा टाइम बचता है पहले बात था। तो मैंने आपकी जो आईडी है वो देखते टाइम मैंने देखा है कि आप कई सेमिनार्स लेते हो आप, मतलब बराबर है। एक्चुअली सेमिनार्स कौन से टॉपिक पे आप लेते हो ज़्यादा? हाँ, पहली बात तो ये है कि जो हम बाहर करते हैं उसका हम 20% भी अभी तक सोशल मीडिया पर नहीं ला पाए, क्योंकि वो टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए वक्त कभी कभी कम मिलता है। तो मेरे टॉपिक बता देता हूँ मैं सेमिनार किस चीज़ के ऊपर लेता है। बहुत जन कंफ्यूज हो जाते हैं फ़ोटो देख के। तो पहली बात तो मैं पर्सनल डेवलपमेंट मेरा मेन टॉपिक है। उसके बाद हम पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर सेमिनार लेते हैं, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, और एक कॉलेज ने अभी कंपलसरी कर दिया है हर एक सेमेस्टर में वो सेमिनार लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग और फ्यूचर में करियर के क्या क्या चांसेस है अलग अलग फील्ड में, जैसे चैट जीपीटी है, एआई है। तो इसके ऊपर मेरे अलग अलग सेमिनार होते हैं। अभी तो ज़्यादा बूम कर रहा है मेरा जो सेमिनार है वो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, क्योंकि वो ट्रेंडिंग में चल रहा है। हर एक डिजिटली आना चाहता है, हर एक को अलग अलग चीज़ें सीखनी और नया कुछ सीखना है, तो उसके ऊपर हम सिखाते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ये एक ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी हमारा। डिजिटल मार्केटिंग में ये जो सोशल मीडिया से रिलेटेड जो जितने स्किल्स है वो आते हैं। अभी तक लोगों को यही पता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग मतलब डिजिटल मार्केटिंग। एक्चुअली ऐसा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग में भी 8-9 टाइप्स है अलग अलग।
हाँ, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग उसमें से एक पार्ट है। सोशल मीडिया मार्केटिंग मतलब डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, वो एक पार्ट है। उसके अलग अलग बहुत सारे जैसे बोलते हैं ना हम टाइप्स है, अलग अलग टाइप हम सिखाते हैं उसके ऊपर। ओके, मतलब ये सोशल मीडिया सिर्फ एक अलग से पार्ट होता है, पार्ट हो गया वो मतलब डिजिटल कौन से मार्केटिंग। parts हैं जो यस, कि डिजिटल मार्केटिंग में होते हैं? जैसे कि हम अभी न्यूरो मार्केटिंग उसमें आता है। न्यूरो मार्केटिंग मतलब क्या होता है, साइकोलॉजी के साथ कैसे खेलना चाहिए कस्टमर के। अगर आप मेरे शॉप में आते हो एग्जांपल, और हमने एग्रेसिवली कह दिया कि वो रुको वहाँ पे, उसको हाथ मत लगाओ, और आपको गुस्सा आ गया, ओके, और मैंने बोला अभी तो लेना ही है मुझको, कितने तेरे पास, मुझे सब लेना है। एग्रेशन के वजह से आपने वो लिया। मतलब कि न्यूरो मार्केटिंग में ये देखा जाता है कि आपको कौन सा कलर पसंद आएगा, Okay. आपको कौन सा ब्रांड पसंद आएगा। अगर मैंने ये चीज़ यहाँ पे नहीं यहाँ पे रखे तो कस्टमर अट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे जाते हैं, आप देखोगे जो मॉल्स होते हैं, मॉल में जाते हैं तो जो कि चॉकलेट हमेशा नीचे रखी होती है क्योंकि वो बच्चों के हाथ में आए। समझ में आ रहा है? तो ऐसे कुछ होते हैं जो न्यूरो मार्केटिंग के टाइप होते हैं, तो उसमें हमें सिखाता हो कि कैसे माइंड के साथ खेला जाता है कस्टमर के। जैसे कि लेज हमने देखा या कुरकुरे हम देखते हैं, उसमें कुछ होता नहीं ज़्यादा, हवा होती है, नाइट्रोजन होता है, लेकिन हम वो देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं। हर एक दुकान वाला वो बाहर लगाता है। आप उसके कलर देखोगे तो जो कलर हमारे आंखों को पहले आइडेंटिफाई होते हैं वही कलर होते हैं। जैसे येलो होता है, रेड होता है, ग्रीन होता है, ऐसे ही कलर होता है। आपने ज़्यादा ब्लैक कलर नहीं देखे होंगे उसमें, जैसे कलर होते हैं वाइट कलर नहीं देखे होंगे। वो ज़्यादातर लोगों के जो आँख होते हैं उसको अट्रैक्ट नहीं करते, जो अट्रैक्ट करते हैं वही कलर। उसमें कलर थ्योरी एक पार्ट होता है। ऐसे बहुत सारे टाइप है उसमें, एक एक सिखाता हूँ मैं उसमें। ऐसा है, मतलब ये आज कुछ तो नई चीज मेरे को मालूम बहुत है बहुत। ज्यादा। तो ये मतलब इन कैटेगरीज जो है इनमें करियर बना सकते हैं आगे लोग, बना सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग। अभी एमबीए को कंपलसरी किया है, बहुत सारे स्टूडेंट मतलब 40-50 हज़ार फीस भरते हैं उसके लिए, बस डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए। तो वो भी है, ट्रेंडिंग का टॉपिक है अभी। Okay, और ये जो मतलब चैट जीपीटी और ये जो एआई का जो सब्जेक्ट चल रहा है आजकल, तो अभी चैट जीपीटी आगे पीछे है, लेकिन एआई का कुछ तो टूल्स का बहुत बहुत craze चल रहा हर है। एक ऐप में आ गया। अभी आप व्हाट्सअप देखो, इंस्टा देखो, हर एक ऐप में आ चुका है। उसका यूज़ अगर आपको करने आया ना, तो आपका जो 100% जो ब्रेन लगता है ना कुछ चीज़ के लिए, काम करने के लिए, वो 10% लगा तो भी हो जाएगा। बस आपको क्वेश्चन पूछना है, आपको क्वेश्चन पूछना आना चाहिए। उसमें आप वेब डिज़ाइन कर सकते हो, आप ग्राफिक्स कर सकते हो, आप नोट्स निकाल सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। इतनी सारी चीज़ें उसमें, आप थक जाओगे लेकिन वो नहीं थकेगा, इतने सारे नोट्स निकाल के देता है वो। मतलब अभी तो बहुत चल रहा है एआई भी और चैट जीपीटी भी, ये दोनों बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। मैं खुद यूज़ करता हूँ, मेरे कंटेंट राइटिंग के लिए यूज़ करता हूँ मैं। अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग में अगर मुझे कोई नोट्स निकालने हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसका यूज़ हम करते हैं अभी। तो एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में लोगों की जॉब्स एआई की वजह से जा सकती है? जो नहीं सीखेगा उसके जाएंगे। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो और अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ चलोगे तो आपको कोई डर नहीं है। मतलब एआई चलाने के लिए भी कोई तो इंसान चाहिए होगा, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आप डिजिटल मार्केटर हो और अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग के लिए एआई सीख लिया, चैट जीपीटी सीख लिया, आपको कोई डर नहीं। डर किसको है? वो 10 लोग जिन्होंने एआई को सीरियसली नहीं लिया, उनको घर ही बैठना पड़ेगा, जा सकते हैं जॉब। मतलब मान के चलो कि जो कहते हैं कि 10 लोगों का काम, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया, स्किल हो गई, जो कई बार 5-6 लोग करते थे, वो अभी इसका एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। अभी ये बुक्स, एक फॉर एग्जांपल बताता हूँ। ये बुक्स में मैंने टेक्स्ट डाल दिया, ये नाम डाल दिया। अगर मैं एक कोरल में बनाने जाता हूँ तो मुझे क्रॉप करना पड़ेगा पूरा, टेक्स्ट की साइज देनी पड़ेगी, ये टाइटल देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, कलर चूज़ करना पड़ेगा, ये चूज़ करना, इसको सब सेट करना, अलाइनमेंट सेट करने पड़ेंगे मुझे। एआई में बस एक कमांड देना है, क्या मुझे एक बुक का कवर चाहिए, उसमें येलो शेड चाहिए, वाइट शेड चाहिए, टेक्स्ट की साइज इतनी चाहिए, बस ये बोलते जाना है। बोल दिया, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में आपका बुक का कवर रेडी हो जाएगा। मतलब आप पलक झपकते आपका कवर रेडी। और ये बनाने के लिए हमको 8 दिन गए, ये बनाने के लिए, ऐसा नहीं ऐसा। और एक नहीं, आपको 10-20 सैंपल देगा वो। आपने बोला ना मुझे 20 सैंपल चाहिए, ठीक है, 20 सैंपल, तो 20 के 20 सैंपल बना के देगा एक कवर के। तो ये एआई का बेनिफिट है पहली बात तो अभी कैलेंडर बनते हैं, बहुत सारे मैगजीन बनते हैं, इसमें ही बनते हैं। मूवीज़ के जो पोस्टर बनते हैं इसमें बनते हैं, बहुत सारे। जैसे कि पहले भी कैमरा, अभी हम कैमरा लगाते हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, अभी ड्रोन आ गया। पहले हेलीकॉप्टर से शूट करते थे, वो उस टाइम पे हेलीकॉप्टर लगता था, उसका पायलट लगेगा, शूट करने वाला लगेगा। अभी कोई नहीं लगता, ऑपरेटर आ गया, वो हेलीकॉप्टर की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ती हमको सीखना चाहिए। जैसे एआई भी, ग्राफिक्स डिज़ाइनर को तो एआई सीखना ही चाहिए। मतलब बहुत खतरा हो जाएगा आगे जाके फिर।
मतलब 10 दिनों का काम सिर्फ 1 दिनों में ये 1 मिनट में हो जाता है, 10 दिन में नहीं, आपको बस बोलना है, वो बना के देता है, जादू जैसे कि मैं बोलता हूँ, जादू करके देता है। अगर आपको चाहिए कि मैं अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, अगर एआई को एक इमेज दे दी, उसको बोला कि पीछे न्यूयॉर्क कर दो, यहाँ पे कार लगा दो, यहाँ पे ग्रास लगा दो, यहाँ पे पानी बहना चाहिए, कॉफ़ी के कप रख दो, सब करके देगा 1 मिनट में, रेंडर हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा। ऐसा वो एआई का टूल है, अभी तो हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम बता सकते हैं अभी। तो मतलब एक छोटा सा प्रोजेक्ट होता है, उसके अंदर 10 लोगों का जो काम होता है वो अकेला एआई करता है, एआई के जरिए कर सकता है का। तो बाकी के जो 9 लोग हैं उनका क्या? वही मैं बोला ना, 9 लोग भी सीखो फिर ये है, सबका करियर सेट हो जाएगा। लेकिन अगर वो 9 लोगों ने नहीं सीखा तो एक जन काम करके भाग जाएगा। क्या मतलब आगे इसका मतलब कुछ रिस्क वगैरह कुछ नहीं है? बेनिफिट है, लेकिन बेरोजगारी बढ़ेगी मेरे हिसाब से, थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा। एलोन मस्क का भी कहना है कि वो एआई आने वाली जनरेशन के लिए वो रोबोट बनाया है उसने, अभी बनाया भी है रोबोट। देखो अभी अपडेट, अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग में एआई सिखाता हूँ ना, तो अपडेट आते हैं हमारे पास भी, बनाया है। मतलब उसके कुछ अलग से सॉफ्टवेयर होते हैं या फिर हाँ, सॉफ्टवेयर्स होते, सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, वो डिज़ाइन करते हैं उस हिसाब से, उस बात को कमांड देते हैं उसको। जैसा एक अपना कोई भी एक ऐप होता है, वैसा ही बराबर। एआई का एक अलग सा ऐप होता है जिसमें वो सारी चीजें, बहुत सारे ऐप एक साथ मिलके वो काम करते हैं, बहुत सारे ऐप होते हैं उसमें। जैसे हम अगर वेब डिज़ाइन भी बनाने जाएंगे तो इसमें HTML आता है, PHP आता है, CSS आता है, जावास्क्रिप्ट आता है। तो ये सब मतलब फ्रंट में क्या दिखेगा, बैक एंड में क्या होगा, ऑपरेट किस हिसाब से होगा, उसके कमांड देने के लिए अलग लैंग्वेज, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस मिलके एक टूल बनता है, उसको हम एआई बोलते हैं। मतलब ये इसका मतलब एआई के सॉफ्टवेयर बनाने का भी कोई कोर्स वगैरह होता है क्या? अभी तक आया नहीं है, लेकिन आएगा। मतलब आए अभी पुणे में वगैरह मिलते हो, लेकिन अभी ग्राउंड लेवल पे वो कोर्स नहीं है, और है भी तो उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। हाँ, एआई ऑपरेट करने के बहुत सारे कोर्सेस है, आप यूट्यूब से भी सीखते हो ऑपरेट कैसे, लेकिन एआई के टूल बनाना अभी हर एक नहीं सीख सकता ये अभी। जो एआई के जो सॉफ्टवेयर्स या फिर टूल्स जो है वो मैन्युफैक्चर मतलब बनाते कौन है ज्यादा? सॉफ्टवेयर डेवलपर। ये इंडिया के है कि बाहर के? नहीं, बाहर के। अभी इंडिया भी कहाँ पीछे है, अभी वो भी उतर रहा है, वो भी बना रहे हैं अलग अलग, बहुत छोटे छोटे मतलब कंसेप्ट के ऊपर भी एआई बनाया जाता है एआई अभी। की कंसेप्ट कहाँ से मतलब स्टार्ट कहाँ से? वो तो बाहर से आया है पहले, आई थिंक सो अमेरिका से आया वो कंसेप्ट एआई का। ऐसा है। मतलब यहाँ पे तो उन लोगों ने सारा का सारा मतलब सर पे उठा लिया AI को। बहुत मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ती रहेगी आगे, 10 साल में क्या आएगा पता नहीं। अभी जैसे मोबाइल हमको पता नहीं था, आ गया। मतलब जो 90s के किड्स है, मैं बताता हूँ, मैं उसके ऊपर एक वीडियो भी है, उन्होंने बहुत कुछ देखा है। मतलब कि बड़ा टीवी जाते हुए छोटा टीवी आते समय देखा है, मोबाइल देखा है उन्होंने आते समय, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि एआई भी देखा। अभी क्या देखना बाकी है, अभी 10-20 साल में 50 साल में पता नहीं है, आएगी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ेगी। तो मतलब ऐसा मान के चल सकते हैं कि एआई के जरिए फ्यूचर भी देख सकते हैं। हो सकता है, देखते भी होंगे लोग, पता नहीं अभी। और टाइम ट्रैवल कंसेप्ट ऐसे ही नहीं होते, वो किसी ने तो ट्राई किया होता है, तभी वो बोलते हैं कि हाँ टाइम ट्रैवल भी है, ये भी है, वो भी है। बहुत अभी गाड़ी देखो ऑटोमेटिक चलती है, आप बस गाड़ी में बैठो, अभी हर एक गाड़ी में वो टेक्नोलॉजी आ गई, टाटा के आ गए, महिंद्रा में आ गए। आप उसको कमांड दो, बैठेंगे, जाएगी गाड़ी अपनी जगह पे पहुँचा देती है आपको, वो सेंसर के ऊपर काम कर, एआई है, टेक्नोलॉजी ऐसा है। तो आपकी मतलब जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? आप रहते कहाँ थे, मतलब बचपन में अच्छा। एजुकेशन कहाँ पे हुआ आपका? मैं जैसे बोलता हूँ ना कि हाँ, आपके मैं फैमिली बात बैकग्राउंड कैसा है? जैसे मराठी में बोलते हैं ना, जन्मभूमि, मेरी जन्मभूमि सातारा है, फलटन, और कर्मभूमि बारामती। जैसे मैं बोलता हूँ कि सातारा में फलटन के यहाँ पे साकरवाडी करके थोड़ा सा फेमस है, उसमें खामगाव करके गाव है, नीरा नदी जो बहती है ना, तो उसके त्याला मराठीमध्ये म्हणतो काठावरतीच ते गाव आहे। तो वहाँ से मैंने 12th तक एजुकेशन वहीं पे लिया साखरवाड़ी में। उसके बाद थोड़ा सा शिफ्ट हो गया मैं, सोमेश्वर करके है, उसके बाद पुणे में थोड़ा सा सीखा। और ये करते करते पहले तो मैं सिक्योरिटी गार्ड था एक्चुअली कंपनी में, सुजलॉन करके कंपनी, सुजलॉन प्राइवेट लिमिटेड, आज उसका नाम कौन है? बहुत बड़ा नाम है। तो उसमें मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। तो वहाँ पे कॉलेज सीखते सीखते मैं काम करता था। तो वहाँ पे जो स्टूडेंट आते थे मेरी एज के होते थे, तो मैं बोलता था, जो मेरे साथ जो थे रिसेप्शनिस्ट, उनको मैं पूछता था इसने क्या किया, उसने क्या। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर के नाम मुझे बताया, और कंप्यूटर में पहले से ही मुझे इंटरेस्ट था कि मुझे सीखना है। मतलब सबको ही था, उस वक्त कंप्यूटर नहीं थे, हमको सीखना मतलब 2006, 7, 8 की बात है कि सीखने के लिए अच्छा लगता था।
तो मैं उनको पूछता था, वो बोलते एक्सेल किया है, टैली किया है, ये किया है। तो मैं बोला मैं सीख सकता हूँ, मैंने सीख सकते हो। तो मैंने अलग अलग कंप्यूटर के कोर्सेज़ किए। तो उसी कंपनी में जिसमें मैं सिक्योरिटी गार्ड था, उसी कंपनी में अकाउंटेंट हो गया। अकाउंटेंट के बाद थोड़ा दिशा में से ऑफ़र आ गए, वहाँ पे मैं थोड़ा सिखाने के लिए जाता था। तो दिशा में एज अ टीचर स्टार्ट किया और फिर पार्टनर बन गया, मतलब अभी ओनर बन गया दिशा में। तो ऐसी जर्नी रही। और ऐसी दिशा में लेक्चर लेते समय मन में आ गया कि चलो कॉलेज में भी देते। तो ये सब्जेक्ट क्यों आ गया मेरा पर्सनल डेवलपमेंट का रीज़न उसके पास। तो कंपनी में मैं देखता था कि वहाँ पे बोलते कैसे हैं, मतलब बैठते कैसे, इथिकेट्स कैसे होते हैं, टेबल मैनर्स कैसे करते हैं, जैसे कि लंच इंटरव्यू का एक टाइप होता है, वो लंच कैसे करते हैं। तो ये गांव में सिखाया नहीं जाता है, क्योंकि वैसा इन्वायरमेंट हमारे पास नहीं होता है। तो वहाँ पे मैंने वो इन्वायरमेंट देखा और मैंने बोला कि मैं यहाँ पे आ गया, इसी वजह से मुझे पता चला कि अरे ऐसा भी होता है। अगर मैं गाँव में रहता तो मुझे पता भी नहीं चलता कंपनी में ऐसे सब चीज़ें होती है, ऐसे सब बिहेवियर्स होते हैं। तो मैंने वो सीख के वो यहाँ पे डिलीवर करना चालू कर दिया, जो मैंने कंपनी में सीखा। उसके बाद मैंने एक प्रोफेशनल कोर्स भी किया पर्सनल डेवलपमेंट का। और उसके बाद जो गाड़ी चल पड़ी है, तो अभी तक चली पड़ी है अपनी गाड़ी, ऐसा है। मतलब ये जो बी परफेक्ट है अभी फिलहाल मराठी और इंग्लिश में अवेलेबल है, जल्द ही हिंदी। हाँ, हिंदी अगले महीने तो उसका काम पूरा हो चुका है, अभी लॉन्चिंग बाकी है बस। यस। और तो ये जो सिक्योरिटी गार्ड से ये सेमिनार, मैं पहली बार इस पॉडकास्ट में बता रहा हूँ, पहली बार ही बता रहा हूँ मैं। सिक्योरिटी गार्ड से सेमिनार के ट्रेनर तक का सफर कैसा रहा, मतलब उसके अंदर आपने क्या सीखा, आपके जो लाइफ मोमेंट कि यार उस वक्त को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, ऐसा वक्त कौन सा तो होगा आपकी लाइफ में? नहीं, एक्चुअली जो सिक्योरिटी गार्ड का जो काम करता था ना, वही मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे नाइट ड्यूटी थी। और गांव में कैसे सोना उठना ऐसा चलता था। और पहला ही जॉब वो भी सिक्योरिटी गार्ड का, उसमें भी नाइट ड्यूटी लगी थी। तो रात भर कैसे जागना है पता नहीं था। तो उसमें मैं क्या करता था, कल्टी मारता था, मतलब कि होता ही था, क्योंकि आदत नहीं थी। तो वहाँ पे ना वो मैनेजर आता था सर्वे करने के लिए, कौन सा है कौन बैठा है, मुझे पता नहीं था। तो वो क्या बोलता था, एक तो 2 दिन की तेरी सैलरी गई, या फिर 100 उठक बैठक लगा, ऐसा होता था। तो मैं उठक बैठक लगाता था। तो ऐसे पैर दुखते थे ना वो, मतलब अभी तक मैं भूल नहीं पाया वो चीज़। तो अभी हंसे आते हैं कि सारा सैलरी गई तो क्या होता, लेकिन वहाँ पे मैं कैलकुलेट करता था, साला 2 दिन का गया तो फिर बाद में क्या करेंगे, ऐसा। मतलब ये अभी हंसे आती है, लेकिन वो नहीं भूल सकते कि यार ऐसे भी हमने काम किए हुए हैं। और अभी जब देखता हूँ ना, अभी मेरे जो सेमिनार होते, तो एक सेमिनार मेरा ऐसा होता है कि सामने 10,000 लोग थे। और बहुत सारे मेरे पास वीडियो भी है, आप अगर हो सके तो डाल देना। वहाँ पे सब चिल्ला रहे थे ऐसे, मतलब नाम लेके। इतना बड़ा सेशन, 10,000, वो हॉल कम पड़ गया था, इतना बड़ा सेशन। मैंने सेल्फी भी लिया है, मैं आपको भेज दूंगा वो। तो ऐसा एक बहुत बड़ा क्राउड। तो मैंने सोचा साला सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे बैठा था, आज ये स्टेज पर इतने सारे लोग क्रेजी हुए। अभी लाखों लोग फॉलो तो कर ही रहे, लेकिन मैंने हज़ारों लोग मेरे सामने अभी भी देखता हूँ। अगर हॉल में लोग कम होना तो मैं अनकॉन्शियस हो जाता हूँ। बाकी के लोग क्या होता है कि ज़्यादा लोग देखने के बाद थोड़ा डर जाते हैं, मैं लोग कम हो तो डर जाता हूँ, ज़्यादा हो तो मैं खुश हो जाता हूँ। तो ये मेरी अभी तक की जर्नी है। नहीं सच में, मतलब जो आप बता रहे हो, मतलब हमारे लिए तो ये सारी चीज़ें लाइफ चेंज। यस। जैसे कि आपने सारी चीज़ें बताई हमको।